जेएनयू में एक सड़क का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जेएनयू के छात्रों को सच्चे राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को मिली, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और रात होते होते जेएनयू में जिस सड़क का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया था, उसके साइन बोर्ड यानी सावरकर के नाम पर कालिख पोत दी गई। इतना ही नहीं, उस साइन बोर्ड पर जिन्ना के पोस्टर लगाकर लिख दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना मार्ग। जेएनयू में कोई नई बात नहीं है। और जेएनयू क्यों, इस देश में लिबरल, सेक्युलर और वामपंथी गैंग को हमेशा से वीर सावरकर के नाम का खौफ रहा है। यही वजह है कि एक लंबे समय से वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश चली आ रही है। आखिर इन लोगों को वीर सावरकर के नाम से इतनी एलर्जी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि कुछ सेक्युलर, लिबरल और वामपंथी ये कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। अगर आप ईमानदारी से इस कथित माफी कांड का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वीर सावरकर जब तक जिंदा थे तब तक इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं हुई। ये माफी वाली बात 90 के दशक में अचानक उठाई गई। ध्यान दीजिएगा, ये वो समय था जब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था और इसी प्रभाव को रोकने के लिए वामपंथियों ने सावरकर के माफीनामे को हथियार बनाकर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। आज हम इस पूरे माफीनामे का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम के दौर में राजनीतिक बंदियों द्वारा एक तय फॉर्मेट में माफी की अपील करना एक सामान्य प्रक्रिया थी। इन दिनों कई राजनीतिक कैदियों ने क्षमादान के लिए आवेदन किया और ब्रिटिश सरकार यानी सम्राट से माफी पाई। इन्हीं में से एक थे महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल। सान्याल को 1916 में काले पानी की सजा हुई थी। उस दौर में वीर सावरकर भी काले पानी की सजा भुगत रहे थे। सान्याल ने अपने काला पानी के संस्मरण बंदी जीवन नाम की किताब में लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वीर सावरकर की सलाह पर ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार तक क्षमा पत्र पहुंचाया था, जिसके बाद 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये वही सचिंद्रनाथ सान्याल हैं जिन्हें महान क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का गुरु माना जाता है। अब देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल अपनी आत्मकथा बंदी जीवन के पेज नंबर 223 पर सावरकर के बारे में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि सावरकर ने भी तो अपनी चिट्ठी में वैसे ही भावना प्रकट की थी जैसी कि मैंने की थी, यानी मेरी तरह उन्होंने भी माफी मांगी थी। तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुझे क्यों छोड़ा गया? सान्याल आगे लिखते हैं कि मेरे छूटने और सावरकर के रिहा ना होने के पीछे दो वजह थी। पहली ये कि बंगाल की जनता ने मुझे रिहा करने के लिए आंदोलन चलाया, जबकि महाराष्ट्र में यानी सावरकर के गृह राज्य में ऐसा नहीं हुआ। साथ ही सान्याल ये भी लिखते हैं कि सावरकर की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन करीब करीब समाप्त हो गया था। इसलिए अंग्रेज सरकार को यह डर था कि कहीं सावरकर की रिहाई से फिर से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू ना हो जाए। अब सबसे अहम बात जो सेक्युलर, लिबरल बामियों की नींद उड़ा देगी। उस दौर में राजनीतिक बंदी माफी की अपील करते थे और उन्हें छोड़ा भी जाता था, ये आम था। और इसकी पुष्टि महात्मा गांधी के कथन से होती है। बापू ने अपने अखबार यंग इंडिया में 26 मई 1920 को एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स, जिसमें गांधी साफ साफ बताते हैं कि कैसे सावरकर बंधुओं के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को शाही क्षमादान का लाभ मिला था। सुनिए बापू ने इस लेख में क्या लिखा था। बापू लिखते हैं कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों की कार्रवाई के चलते कारावास काट रहे बहुत से लोगों को शाही क्षमादान का लाभ मिला है, लेकिन कुछ उल्लेखनीय राजनीतिक अपराधी हैं जिन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया है। इनमें सावरकर बंधुओं को मैं गिनता हूं। जिस तरह के पंजाब के बहुत से लोगों को कैद से छोड़ा जा चुका है, सावरकर बंधु भी उसी तरह के राजनीतिक अपराधी हैं। लेकिन क्षमादान घोषणा के 5 महीने बीत चुके हैं, फिर भी इन दोनों भाइयों को स्वतंत्र यानी आजाद नहीं किया जा रहा है। सावरकर को क्षमादान दिलवाने के लिए महात्मा गांधी ने एक लंबा अभियान चलाया था। वो बार बार ब्रिटिश सरकार को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सावरकर क्षमादान के हकदार हैं। इसलिए वो अपने लेख में आगे लिखते हैं कि सावरकर बंधुओं को रिहा न करने का इकलौता कारण यह हो सकता है कि वो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, क्योंकि सम्राट ने वायसराय को जिम्मेदारी दी है कि उनकी निगाह में जिन राजनीतिक कैदियों से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा ना हो, उनके मामले में सभी प्रकार से शाही क्षमादान की कार्रवाई की जाए।
इसलिए वायसराय को सार्वजनिक सुरक्षा की शर्त पूरी करने पर उन्हें रिहा करना ही चाहिए। अगर फिर भी सरकार दोनों भाइयों को किसी भी कारण से कैद में रख रही है तो इसे उसका आधार जनता को बताना होगा। उसी दौर में सावरकर के साथ काले पानी की सजा भुगत रहे थे महान क्रांतिकारी भाई परमानंद को भी ब्रिटिश सरकार ने क्षमा दे दी थी। गांधी जी अपने लेख में इसी का उल्लेख करते हुए आगे लिखते हैं कि सावरकर बंधु हों या भाई परमानंद, जहां तक सरकार का सवाल है उसके लिए सभी एक जैसे दोषी हैं, क्योंकि सभी को सजा सुनाई गई है। क्षमादान लागू करने का नियम सिर्फ इतना है कि अपराध राजनीतिक होना चाहिए और वायसराय की नजर में क्षमादान पाने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सावरकर बंधु राजनीतिक अपराधी हैं और जनता भी ये बात जानती है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। जनता को उन आधारों को जानने का अधिकार है जिनके आधार पर शाही घोषणा के बावजूद दोनों सावरकर बंधुओं की रिहाई पर रोक लगाई जा रही है। गांधी यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक अन्य लेख में वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर के लिए क्या कहते हैं यह भी आपको जानना चाहिए। वो लिखते हैं कि सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, परंतु स्थिति ऐसी है कि यदि देश समय पर नहीं जागता है तो भारत पर अपने दो वफादार बेटों को खोने का खतरा है। दोनों भाइयों में से एक विनायक सावरकर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी उनसे लंदन में मुलाकात हुई थी। वो बहादुर हैं, वो चतुर हैं, वो देशभक्त हैं और स्पष्ट रूप से क्रांतिकारी थे। उन्होंने सरकार की वर्तमान व्यवस्था में छिपी बुराई को मुझसे काफी पहले देख लिया था। भारत को बहुत प्यार करने के कारण वो काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। अगर वो किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो आज किसी उच्च पद पर आसीन होते। इसलिए मैं उनके और उनके भाई के लिए दुख महसूस करता हूं। गांधी जी के इन लेखों और पत्रों से यह साफ हो जाता है कि वो सावरकर बंधुओं को क्षमादान देने की पैरवी कर रहे थे। साथ ही उनकी इस बात में भी सहमति थी कि सावरकर बंधु अपने लिए क्षमादान मांगे। गांधी सावरकर को चतुर कहकर उनकी तारीफ करते हैं और उनके लिए स्थिति का लाभ उठाते हुए क्षमादान की मांग करते हैं, जो उस दौरान देश के ज्यादातर क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मिलती थी। खास बात है कि इन पत्रों में गांधी ने सावरकर को बहादुर और भारत का वफादार पुत्र भी कहा। सोचिए, महात्मा गांधी अपने लेख में लिखते हैं कि सावरकर मुझसे पहले ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को पहचान गए थे। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि बाद में जाकर महात्मा गांधी और वीर सावरकर के बीच एक लंबा राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष हुआ। आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि किसकी विचारधारा सही थी और किसकी नहीं, लेकिन यह बात समझ से परे है कि देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले एक महान सपूत के नाम पर कालिख पोत दी जाए। लेकिन जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को कुछ भी समझाना गुनाह है। जो लोग आतंकी अफजल गुरु को अपना आदर्श मानते हों वो भला वीर सावरकर के त्याग और बलिदान को क्या समझ पाएंगे। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।